नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज राहुल गांधी के दौरे पर हो रही सियासत को लेकर बात, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। वजह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर को लेकर, जहां इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश भर में जनता का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 वर्षों तक मौका दिया, लेकिन वादों को तो पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस इस दौरे को मजबूत संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास बता रही है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ये शिविर केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने का मंच है। तो क्या राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए नई राजनीतिक ताकत साबित होगा, या भाजपा के आरोप जनता के बीच असर छोड़ेंगे? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 1 दिवसीय दौरा राहुल गांधी जी का था और हमारा 10 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है। आज इसकी औपचारिक शुरुआत हम लोगों ने करी और हमारे ट्रेनिंग के जो नेशनल अध्यक्ष हैं सचिन राव जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी जी आए थे दिन में और बहुत उनका स्वागत हुआ। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे उनके यहाँ आने से और छत्तीसगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ। यहाँ से हम सीधा सभा स्थल में गए, जहाँ हमारी प्रशिक्षण की कार्यवाही चल रही थी, और बड़े इत्मीनान से एक अच्छे माहौल में सभी जिलाध्यक्षों को, 41 जिलाध्यक्ष वहाँ मौजूद थे और सभी को राहुल गांधी जी ने खुलकर चर्चा करी, संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए और आने वाले कुछ समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे प्रदेश में हम लोग कैसे पार्टी को जिले मुख्यालय से नीचे तक, मंडल और पंचायत तक मजबूत बनाए, राहुल जी ने विशेष फोकस किया। अब ये सब चलते रहता है, पार्टी का काम है, लेकिन राहुल गांधी जहां जहां भी जाते हैं वहां पर कांग्रेस का क्या असर होता है उसको पूरा देश जानता है। ये उनका विषय है। तो छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे और 10 दिवसीय कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, ये बताता है कि किस तरह से दोनों दलों के बीच जो सियासी रार है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो भाजपा उन पर हमलावर हो जाती है, तमाम आरोप लगाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि कोशिश कांग्रेस लंबे समय से कर रही है, लेकिन कांग्रेस जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल कितने होंगे ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो गए हैं, खास मेहमान जुड़ गए हैं। शताब्दी पांडे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, विनय शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले सवाल देखिए विनय जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि शिविर आप के दल की तरफ से ही आयोजित किया जा रहा है। देखिए एक तरफ मैंने सचिन पायलट को सुना कि सभी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और दूसरी तरफ ये कि राहुल गांधी के आगमन से जो नए टिप्स या फिर नई रणनीति को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो सीधा सा सवाल कि ये आगे की रणनीति पर काम है या कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज है? विनय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं जी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी प्रशिक्षण शिविर में आए। जितने भी जिला अध्यक्ष बने हैं सबका हौसला बुलंद करने और काम करने, जमीन स्तर पर, बूथ स्तर पर उनको अपना संदेश भेजने के लिए, उनको हौसला बुलंद करने के लिए हमारे नेता यहाँ पे आए। ये हर राज्य में जहां जहां संगठन सृजन का काम हुआ वहां जाकर जिला अध्यक्ष में मिलकर उनको टिप्स देते आ रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ो। जो हमने
बीते कई सालों से अपनी नाकामी या अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करके लोगों की वास्तविकता, जो उम्मीद है, लोगों की जो सोच है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, जो हम लोगों के साथ अगर किसी कमीवश ना जुड़ पाए, उस संबंध में उन्होंने यहाँ पर आकर प्रशिक्षण देने का काम किया। ये पूरे राज्य में देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं, जिस प्रकार से हमारे नेता का अपमान किया, बिल्कुल गलत है। देखिए, जब अमित शाह यहाँ आते हैं तो सीधा बस्तर चले जाते हैं, बस्तर में अडानी का काम देखते हैं। जब हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनको जलन सी हो जाती है। देखिए, राहुल गांधी जैसे सच्चे इंसान बहुत कम होते हैं, वो एक सच्चे और समझदार नेता है। उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल गलत बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि अब तो राहुल गांधी जी जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कमियां निकाल रहे हैं, तो उनको पचन सा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि कमियां निकाल रहे हैं या फिर अलग अलग जो उनके दौरे रहते हैं उनको लेकर हमलावर तो भाजपा रहती है। शताब्दी जी, आपके पास सवाल के साथ आऊंगा। देखिए, ये कहा गया कि 5 साल का मौका कांग्रेस को दिया था, 5 साल का मौका तो आपको भी जनता ने दिया है, तो जरूरी तो नहीं ना 5 साल वो काबिज रहे सत्ता में, 5 साल आप भी रह सकते हैं। आगे रणनीति अगर उनकी सही रही तो हो सकता है आगे उनके लिए कुछ हो जाए। लेकिन ये किस तरह की बात थी कि 5 साल के लिए मौका दिया था? देखिए अभिनय जी, सबसे पहले तो इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता विकास चाहती है, केवल राजनीतिक आयोजन नहीं चाहती है। और पूरे 5 साल इन्होंने केवल कैमरे के सामने जो है छोटी छोटी रील बनाना, केवल भाषणबाजी करना, राजनीतिक आयोजन करना, इसमें ही बिता दिया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, गंगा जल लेकर के पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था महिलाओं से, वहां धोखा हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, वहां धोखा हुआ। किसानों के साथ धोखा हुआ। और घोटालों की अगर हम बात करेंगे तो हमारी नौजवान, आप जैसी पूरी युवा पीढ़ी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। पीएससी घोटाला, किस प्रकार से इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कितनी अनियमितताएं पाई गई। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने ये देख लिया, समझ लिया है कि कांग्रेस के लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार को सहयोग करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते। जमीनी स्तर पर आज आप देखिए, जमीनी स्तर पर सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों के दरवाजे तक पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है। जितने भी अपराधी सामने आते हैं, आप देखिए, बिल्कुल इसमें मुझे बोलने में कोई ऐतराज नहीं है कि उनका कहीं ना कहीं संबंध कांग्रेस से होता है। तो इस प्रकार से जिन लोगों को कांग्रेस शासन काल में संरक्षण देकर रखा गया था, जिन अपराधियों के विरुद्ध जो गांव वाले जाकर शिकायत करने जाते थे, उनके खिलाफ केस बना दिया जाता था। तो ऐसे अपराधी आज चारों तरफ से निकल गए हैं। जिस प्रकार से हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो किस प्रकार से कीट मकोड़े सब निकल आते हैं ना, वैसा आज जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई हो रही है और कहीं पर भी किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, तो ये सारे बिल में से निकल गए हैं, बिलबिला रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोशिश नाकामयाब रहेगी, क्योंकि ये सुशासन की सरकार है। हमने विकास किया है, 18 लाख आवास दबाकर बैठे हुए थे और हमारे गरीबों को उन्होंने ये प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, जबकि उसकी राशि आ चुकी थी केंद्र से। इस प्रकार से अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलना था, जो नहीं मिला, जिसका परिणाम उनको 2023 में जनता ने दे दिया। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर राहुल गांधी जी यहाँ आते भी हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उनको बूस्टर डोज की तो आवश्यकता है। बिल्कुल मैं कहूंगी कि संगठन जो है स्कैटर्ड हो गया, कई गुटों में बट गया था, तो उसको वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आत्मचिंतन करने की तो आवश्यकता है कांग्रेस को। बिल्कुल। नागेंद्र जी, मैं आपके पास सवाल के साथ आऊंगा। देखिए, वादा खिलाफी का आरोप हमेशा से लगता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस भी लगाती आई है, भाजपा भी लगाती आई है। लेकिन अगर आप आकलन करते हैं, चाहे 5 साल आप भूपेश सरकार के ले लें या फिर अभी,
जिस तरह से वादों को लेकर आगे सरकार बढ़ रही है, आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, सरकार ने वायदे किए हैं जनता के साथ, और पिछली सरकार की बहुत सारी कमियों को बता के, उस समय के भ्रष्टाचार को बता के, पीएससी घोटाला को बता के सरकार बनी है बीजेपी की। तो स्वाभाविक रूप से वो उस दिशा में तो काम कर रही है। इसके अलावा जो विकास की और जो नई योजनाएं हैं उस पर काम करने की बात है, और 12 साल की उपलब्धियों की चर्चा तो आप लगातार अब चैनल में सुन ही रहे हैं कि क्या हुआ है सरकार के साथ। तो प्रदेश सरकार इसको भी लेके मैदान में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दूसरी पार्टी है जो साथ में खड़ी है, उसके भी अपने एजेंडे हैं, वो अपने ढंग से काम कर रही है। तो उसमें जो एक दखलंदाजी कह सकते हैं, या उसमें जो टिप्पणी है उनके कार्यक्रम, ये कुछ अलहदा सा विषय बन जाता है। क्योंकि एक तरफ तो मैं सुनता हूँ कि सारे बीजेपी के नेता जो है इस कार्यक्रम को लेके, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पूरा काम उस पे ही उनका चल रहा है, उस पे झांकना बहुत जरूरी है, और जो पार्टी है प्रतिपक्ष की, उसको नसीहत लगातार देते रहना है। पर समय जो है वो बदल रहा है। अभी हम लगातार देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से मैदानी स्तर पे उतर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और जन संवाद कर रहे हैं, और खास तौर पे उन्होंने जो अभी एजेंडा जो सेट किया है कि वो यूथ के बीच जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बस्तर और सरगुजा फोकस में है। और वो ये बता रहे हैं लोगों को कि बेरोजगारी और महंगाई जो है वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस पे सरकार क्या कर रही है इसको समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर विफलता दिख रही है बीजेपी की, उसको वो फोकस कर रहे हैं। तो इसका जवाब जो है वो सूझना चाहिए कि इस पे सरकार जो सत्ता में है वो क्या कर रही है, ना कि राहुल गांधी मीटिंग में क्या कर रहे हैं, इससे मायने नहीं होना चाहिए। पर ये चीजें जो है वो जनता भी देख रही है सारी चीजें। तो हमको तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये होता क्यों है, ऐसी इस तरीके की बातें होती क्यों हैं। और सीधे सीधे यूथ को जब ले रहे हैं अपने साथ जोड़ रहे हैं, और आपको मैं बता रहा हूँ इन्ना जी कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव होने जाएंगे उसमें संगठन को मजबूत करने और गांव को अपने साथ करने की एक मुहिम लग रही है। हमने देखा था 2018 में भी जो चुनाव हुए थे, कांग्रेस को जो प्रचंड बहुमत मिला था, उसमें गांव की भागीदारी जो थी, ग्रामीण वोट जो थे, वो बड़े कारगर साबित हुए थे कांग्रेस के पक्ष में। और इस बार भी जो हम कह सकते हैं कि प्रतिपक्ष में है, लेकिन गांव में जनाधार कहीं से भी कम नजर नहीं आता। तो इन सब चीजों पे ज्यादा चिंतन करने की जरूरत बीजेपी को है। जी ठीक, बिल्कुल। जिस तरह से आपने मोटी मोटी 2-3 बातें बताई, लेकिन विनय जी सबसे पहले मैं ये इस सवाल के साथ आना चाहूंगा। देखिए, ये आरोप जो है मुख्यमंत्री की ओर से भी लगाया गया, और ये हमेशा से एक व्यंग्य ही, मतलब पूर्णता व्यंग्य होता है कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां भाजपा को फायदा होता है, या फिर भाजपा को उस चीज का फायदा लेने में भाजपा सफल हो जाती है। कहीं कहीं तो राहुल गांधी को भाजपा का ही स्टार प्रचारक कह दिया जाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं विनय जी से? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सच्चे इंसान हैं, सीधा साधा इंसान है, और राजनीति बहुत तरीके से करते हैं। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में विश्वास नहीं किए हैं। लोगों के साथ जोड़ना, अपनों को जोड़ना, और यहाँ तक के बीजेपी के लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कहानी के तौर पर। जब भस्मासुर हमारे एक राक्षस थे जो बहुत उत्पाती थे, भगवान शंकर भगवान से वो वरदान मांगकर उन्हीं के ऊपर वो वरदान को प्रयोग करना चाहते थे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए, बार बार ये आवाज लगाना कि राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं, उसी की वजह से हम जीतते, ऐसा नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने ही हाथ को अपने सर में रख के पूरे भस्म हो जाएंगे। इतने झूठ बोलने लग गए हैं, इतने लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। जो नवयुवक है उनको झूठ बोलने का काम किया है। जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है।
हम अगर मुद्दे की बात करें तो आज आप भी एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, एक सच्चे इंसान हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आप कभी भी आपके बातों में मुझे आडंबर नजर नहीं आया, लेकिन सवाल ये होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने झूठों को छुपाने की काम करेंगे, कब तक वो दूसरे के पैर में रखकर अपने दिया जलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी अपने पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में आए, वो अपना काम देख रहे थे, लोगों को उत्साह बढ़ा रहे थे। उनका कहना है कि आप जमीनी स्तर पर जाइए, बिल्कुल जमीन ठीक से है, जुड़िए और बिल्कुल ठीक है विनय जी। लेकिन जिस तरह से नागेंद्र जी ने बताया कि कांग्रेस को चाहे देखिए कर्ज माफी जैसा वादा हो या और भी दो चार वादे जो आपकी सरकार में उस समय किए गए थे, जिनका फायदा भी आपको मिला, ग्रामीण क्षेत्रों से आपको भरपूर समर्थन मिला, लेकिन स्थितियां कुछ इस तरह की बनी कि आप वापस नहीं आ पाए। तो जिस तरह से अगले साल की जो पंचायत चुनाव की बात कही जा रही है, उसके बाद ही फिर विधानसभा का चुनाव है, तो ग्रामीण स्तर से सपोर्ट क्या इतना ले पाएंगे आप कि आगे जाके विधानसभा चुनाव में वो पुरजोर तरीके से आप तक बना रहेगा? देखिए, पंचायत चुनाव तो हो गया, 2029 में होगा पंचायत चुनाव लोकसभा के बाद। और पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण, मैं मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने वर्मा जी की सॉरी कि उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण में हम बहुत मजबूत हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे बहुत सारे सरपंच गांव के जो हैं वो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2.25 साल 2.5 साल में गांव का जो विकास के लिए जो फंड ग्रामीण पंचायतों को देना चाहिए, कहीं पे भी ये दिखी नहीं है। ना तो ये गांव को अच्छे से सुविधा दे पाई है। केवल सुशासन के माध्यम से, जनदर्शन के माध्यम से और टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से ये लोगों के बीच जुड़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीनों चीज में ये फैल हो चुके हैं। भ्रष्टाचार इतना चरम छूने लग गया है कि ये इनके आंखों में लेकिन इसमें एक पेच ये भी आता है विनय जी, देखिए कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई थी कि जहां चूंकि अब नक्सली खात्मा हो चुका है छत्तीसगढ़ में, और वहां ऐसे इलाकों में भी अब वोटर लिस्ट बनने लगी है जहां कहीं भी वोटर्स का नाम नहीं होता था, कोई वोट डाल देता था उसका हाथ या उंगली कटने की नौबत आ जाती थी। ऐसे जगह में जो नए वोटर्स अब बन रहे हैं, जो सीधे सीधे एक एक गांव में 400-400 500-500 वोटर्स अब नए उनके नाम जुड़ रहे हैं, वो भी पिछड़े इलाकों में आता है, उनका समर्थन आप लेने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर ये भाजपा की तरफ देखते हैं वो लोग कि उनको आजादी किसने दिलवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि नक्सलवाद अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये कागज में खत्म हुए हैं, इनके बातों पे खत्म हुए हैं। जो टारगेट दिए थे वहां खत्म मान चुके हैं, लेकिन अभी भी नक्सलवाद जिंदा है। और हमारे प्रदेश में नक्सलवाद के साथ साथ धर्म परिवर्तन का भी मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। तो इन्होंने झूठ बोल दिया, संसद में खड़े होकर झूठ बोल दिया क्या? बिल्कुल, मैं आपको वही लाइन बता रहा हूँ। शताब्दी जी, ये क्या बात हुई? संसद में खड़े होकर झूठ बोल गए आप? हाँ, हम तो झूठ ही बोलते हैं, यही बस सच बोलते हैं। यही एक सच बोलने वाले आजादी के बाद से अभी तक बहुत सच बोला इन्होंने, और देश की जनता के साथ कितना सच बोला वो तो हम देख रहे हैं कि आज सदियों से जो है हमारा बस्तर नक्सलवाद का दंश झेल रहा था। निरीह आदिवासियों की हत्या हो रही थी, विकास से पिछड़ा हुआ था बस्तर। आज वहां जो विकास हो रहा है, नियत नीलानार योजना के माध्यम से जिस प्रकार से गांव गांव तक बिजली के टावर पहुंच रहे हैं, मोबाइल का कनेक्शन पहुंच रहा है, सड़क पहुंच रही है, आज स्कूल आरंभ हो चुके हैं, आंगनबाड़ी में बच्चे आना शुरू हो गए हैं। आप ये देखिए, ये सारा कुछ इनको दिख नहीं रहा है और ये झूठ कहते हैं इसको। झूठ बोलने से पहले इनको स्वयं अपने अंदर झांक लेना चाहिए। ये इतने ज्यादा राहुल बाबा की तारीफ में इस प्रकार के यहाँ पर बैठकर सीधे गढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी कभी बड़े भोले भाले हैं, वो सीधे साधे हैं। संसद में खड़े होकर जो व्यक्ति हिंदुत्व भारत की जीवन शैली है, वहां पर वो तुष्टीकरण की नीति की वजह से केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए वो हिंदुत्व को वहां पर विपरीत उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन प्रधानमंत्री जी को आज वैश्विक स्तर पर एक सम्मान मिल चुका है। 190-99 देश के लोग आज हमारे विश्व गुरु के रूप में हमारे भारत को जो है उस आसंदी पर बिठा चुके हैं। कल ही आपने देखा योग दिवस पर, विश्व योग दिवस पर क्या स्थिति है।
33 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सम्मान किया हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो मैं ये कहूंगी कि ये इस प्रकार से ये जो झूठ फैला रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं जनता के सामने, ये सारा गलत है। नक्सलवाद को लेकर संसद में हमारे गृह मंत्री जी ने किसी प्रकार का झूठ नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी हथियारी नक्सलवाद है इसका हम 31 मार्च तक समापन कर देंगे। और ये जो सोच है, यह जो विचारधारा है, इसको समाप्त करने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। इसको स्पष्ट तौर पर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है। और इसको दूर करने में न केवल सत्ताधारी पक्ष अपितु विपक्ष के लोग और पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह भारत माता की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती है। इसलिए मेरा कहना है किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला गया है। नागेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा। देखिए, चूंकि हम नक्सलवाद की यहाँ बात कर रहे हैं और वादा खिलाफी को लेकर जो बात सामने आती है, एक तरफ केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन तय की, उसको पूरा करने की भी बात सामने आई, जो है संसद में खड़े होकर घोषणा कर दी गई कि अब ये खात्मा हो चुका है। दूसरा पक्ष इसका ये कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोगों ने आज तक वोट भी नहीं किया, उनके अब नाम जो कि जुड़ने की खबरें सामने आ रही हैं वोटर लिस्ट में। तो ऐसे इलाकों से किसको बड़ा फायदा मिल सकता है? क्योंकि एक पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर नक्सलवाद का खात्मा किया। दूसरा पक्ष ये है कि पिछड़े इलाकों या फिर ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस को समर्थन मिलता आया है। तो आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, ये समर्थन किसकी तरफ जाएगा? देखिए, इस बारे में कह पाना कि किसके तरफ ये समर्थन जाएगा एकदम संभव नहीं है। पर ये बात तो तय है कि हर 5 साल में वोटर्स की संख्या वैसे भी बढ़ती है। और इन क्षेत्रों में जो लोग जिनका नाम नहीं जुड़ पाया था, घोर जंगल में रहते थे और कहीं ना कहीं नक्सली दमन के कारण बहुत भयभीत थे, क्योंकि उनको उस जगह में बता दिया था कि अगर किसी ने बैलेट पेपर का यूज किया या मशीन में वोट किया, अंगूठा दबाया, तो स्वाभाविक रूप से उसका उंगली क्या, उसकी पूरा हाथ काट दिया जाएगा। कई जगह ये घटनाएं हुई, तो स्वाभाविक रूप से डर बहुत ज्यादा था। लोगों ने लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण उत्सव में कभी हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि नक्सलवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, इसमें समन्वित विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही प्रयास किया, कांग्रेस ने भी लगातार प्रयास किया है। गांव में जो विकास की धारा बही है, नए युवाओं के पास संचार क्रांति के तमाम साधन आ गए हैं और अब गांव वाला पिछड़ा रहना नहीं चाहता, चाहे वो कितने भी घोर जंगल में हो। उसको वो तमाम सुविधाएं चाहिए जो शहर के व्यक्ति को चाहिए। अब गाँव में जो सड़कों का जाल बिछा है, जिसमें बसें जा रही है, जिसमें तमाम सुविधाएं हो रही है, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, तो अब आपको इस तरीके से कोई भी ताकत, कोई भी नक्सलवादी है, कोई भी ऐसा ग्रुप आके गांव वालों को अब नहीं बहका सकता। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि राजनीतिक दल भी अब गांव वालों को मनमोहक वायदों में नहीं बहका सकते। वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सोच बदलती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन एक पक्ष ये भी है, देखिए, पहले दूसरे दिन ही इस तरह का जो सियासी खींचतान शुरू हो गई। अभी तो प्रशिक्षण शिविर के काफी दिन बाकी हैं, देखना होगा आगे किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी दिशा लेती है। इसी के साथ विनय जी बहुत शुक्रिया, शताब्दी जी बहुत शुक्रिया, नागेंद्र जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बड़ी देखने वाली और बड़ी दिलचस्प बात होगी कि राहुल गांधी के आगमन के साथ ही शुरू हुआ ये सियासी रार आगे किस ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।